नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में, और जिससे पूरी दुनिया एक तरीके से डायरेक्टली तौर पे प्रभावित हो रही है, उसका क्या असर होने वाला है हमारे सोलर पैनल सिस्टम पे, पूरे डिटेल में बताऊंगा। और एक्चुअल में ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरे लास्ट तक जरूर देखना। और जब मैं पूरे चैप्टर बाय चैप्टर एक एक चीज़ों को क्लियर करूंगा तो इसका अंदाज़ा भी हो जाएगा कि सोलर पैनल सस्ते में लगने वाला है या महंगे में लगने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पूरे डिटेल में ज़रूर देखिए इस वीडियो को पहले से ही लाइक कर लीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो देखो, भारत अभी क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, और हमारा जो टारगेट है 2030 तक हम रूफटॉप के मामले में 500 गीगावाट की टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। अब ये जो टारगेट अचीव करना है, तो ये टारगेट कब अचीव होगा? जब सारी चीज़ों का सप्लाई चेन जो है ना प्रॉपर तरीके से चलता रहे। लेकिन जब हज़ारों किलोमीटर दूर इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, तो उससे कहीं ना कहीं हम भी प्रभावित होने वाले हैं, इफेक्ट हमारे ऊपर भी आने वाला है। अब ये बात आपको सोचना पड़ेगा कि इतने बड़े दूर जगह पे जहाँ पे मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, तो क्या इसका प्रभाव जो है आपके छत पे नहीं होगा, आपके सोलर पैनल सिस्टम पे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इसी बात को यदि आप गौर से देखेंगे तो जिस तरीके से युद्ध तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके अलावा जो शिपिंग रूट है और कच्चे मालों की जो आयात करने वाली बात है, वहाँ पे आके ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल लिंक हो जाती है। और आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को कंप्लीटली समझेंगे कि कैसे कच्चे माल के आयात में हमें प्रॉब्लम आएगी, और उसके वजह से हो सकता है हमारा सोलर पैनल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट भी कर जाए। तो पूरे डिटेल में बताऊंगा। और ये एक बहुत बड़ा, जैसे जिस तरीके से इजराइल, ईरान और ईरान जो है इस तरीके का त्रिकोण बना रहा है अभी के समय में, ये एक बहुत ही परफेक्ट स्टॉर्म है भारत के लिए। जी हाँ, बिल्कुल भारत के लिए, और ये कहना अतिशयोक्ति होगा भी नहीं। तो देखो, सबसे पहले ये जो पहला चैप्टर है, इसको समझी का संकट और बढ़ता हुआ किराया भारत के सोलर पैनल में आपको समझना पड़ेगा। जो इस तरीके की शिपिंग रूट्स है, इसी से ज़्यादातर मटेरियल जो है ना हमारे को कहाँ से आता है? चीन से आता है या यूरोप से आता है। अब सोलर पैनल यहाँ पे बनना जरूर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से हमें मंगाना पड़ रहा है, और वो आता है सिर्फ चीन से और यूरोप से आता है। पहला जो इम्पैक्ट होता है रास्ते का चक्कर, और रास्ते के चक्कर में देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या सुएज कैनाल, इससे जो है ना लगभग 20% शिपिंग रूट यही अभी के समय में चल रहा है। और ये मिडिल ईस्ट से जितने सारे रॉ मटेरियल आपको मंगाना है वो उसी रूट के थ्रू आता है। अब जो इतने बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन जरूर है। हम यदि चाहें तो अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप से भी हम अपने मटेरियल को ले आ सकते हैं, लेकिन उसमें हमें क्या होगा कि 15 से 20 दिनों का समय ज़्यादा लगेगा। तो अभी ये जो पूरा सिनारियो क्रिएट हो रहा है, आप देखोगे पूरी गल्फ कंट्री को, और उसके बाद ईरान को देखोगे तो वो एक डोमिनेंट फिगर है अभी के समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इसीलिए पूरा विश्व जो है ईरान से एक तरीके से बात कर रहा है कि क्यों ना हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल दें, या ईरान इस तरीके की हरकत करना बंद कर दे। लेकिन उसके ऊपर भी तो इस तरीके का प्रेशर है, उसका सारा चीज चला गया है, तो वो एक ही चीज को पकड़ के बैठा हुआ है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन फिर भी भारत के कहने पे काफी सारी जो हमारी शिपिंग का प्रॉब्लम है वो ईरान ने सुना है और उसको आने भी दिया है। लेकिन ये कब तक चलेगा? जी हाँ, जिस हिसाब से सिनारियो चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा खतरा हमारे ऊपर भी मंडरा रहा है इन टर्म्स ऑफ सोलर पैनल सिस्टम की भी बात करें। अब देखो, जब इस तरीके की चीज़ें हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट वाला जोन आ जाता है, और इसमें क्या होता है कि हमारा जो फ्रेट रेट है वो भी बढ़ जाता है। जी हाँ, रास्ता चाहे छोटा हो या इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में कम हम उस रूट को यूज कर पाएंगे, तो हमारा यहाँ पे शिप का जो कॉस्ट है, रेट है, वो भी बढ़ जाएगा। या इवन की हम बात करें
यदि हम अफ्रीका के नीचे से लाते हैं अपनी मटेरियल, तो वहाँ पे भी हमारा रेट लगभग 200% तक बढ़ सकता है। और इवन कि अभी शिपिंग रूट पे जो खर्च है वो लगभग बढ़ चुका है, 200% तक की इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो देखो, जिस हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उसका इम्पैक्ट शिपिंग रूट्स पे भी हुआ है और शिपिंग रेट्स पे भी हुआ है। और ये जो महीनों का चक्कर है उससे हमारा पूरा जो है इंडस्ट्री इम्पैक्ट भी हो रहा है। अब चैप्टर 3 की बात करें तो चांदी, सिलिकॉन और कच्चे तेल का जो गणित है इसको समझना पड़ेगा। और इसको जब हम समझेंगे तो हम पूरे तरीके से समझ पाएंगे कि सोलर पैनल का जो है वो किस तरीके से रेट बढ़ेगा या घटेगा। तो अब देखो, शिपिंग रूट की तो बात एक अलग है, लेकिन इसके बाद बात की जाए जो मिडिल ईस्ट में इस तरीके की युद्ध हो रही है और एनर्जी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं अभी भी हम ऑयल पे निर्भर है। और इसके अलावा हमारा जो सोलर पैनल में लगने वाली सामान है वो क्या क्या है, सिलिकॉन है और चांदी है, एल्युमिनियम है, ग्लास है। और ये मेन कंपोनेंट्स है जिससे हमारा सोलर पैनल बनता है और इसको भी हम कहीं ना कहीं से आयात कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो मटेरियल है और ये इस तरीके से जो एल्युमिनियम फ्रेम बनता है या सिलिकॉन को हम अच्छी तरह कन्वर्ट करके मटेरियल बनाते हैं सोलर पैनल के लिए, इसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जी के रूप में हमारा तेल लगता है। और यदि तेल महंगा हो गया, तेल के दाम जिस तरीके से अभी बढ़ रहा है, तो हमारे सोलर पैनल पे भी इसका इम्पैक्ट होगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि ये सारी चीज़ें जो वर्ल्ड में चल रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एवरीथिंग जो भी हम यूज कर रहे हैं अपने लिए या हम कोई व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन सब पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी जो चीज़ है जो मैंने आपको चांदी का बताया, अभी जिस हिसाब से ये पूरे विश्व में खतरा है और जिस हिसाब से आप देखेंगे बिजली का प्रवाह के लिए हमारे सोलर पैनल में क्या यूज होता है, बिल्कुल चांदी का यूज होता है। आप देखोगे सोलर कोई भी सोलर पैनल देखोगे तो उसमें जितने सारे आप 10 बार काउंट करते हो ना, सोलर पैनल में चमकता हुआ जो आपको लाइन दिखता है वो सिल्वर लाइन है। और यही सिल्वर लाइन को यूज करके हम सोलर पैनल बनाते हैं। अब देखो, ये जो युद्ध का माहौल होता है तो निवेशक अपने पैसे को सेव करने के लिए, पैसे को बचाने के लिए इस युद्ध के समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, सोने और चांदी में करना स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, और सोने और चांदी में जब इनकी स्टार्ट होती है इन्वेस्टमेंट, और तो क्या होता है कि सप्लाई चेन इधर उधर हिलता है। और जब सप्लाई चेन का इश्यू हो जाता है तो आपको पता है कि सोने या चांदी में क्या जो भाव है वो बढ़ता जाता है। तो इसका भी, चांदी जब महंगा होगा तो सोलर पैनल पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। अब देखो, चैप्टर 4 में बात की जाए तो अमेरिका का रोल और ग्लोबल पॉलिसी, ये भी बहुत मायने आ जाती है। अब देखो कहाँ क्या है कि जब अमेरिका की जहाँ पे एंट्री होती है, और ये बात करें, इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। जी हाँ, इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी कोई वर्ल्ड में है तो वो अमेरिका है। और अमेरिका और इजराइल एक साथ ना ईरान पे हमला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि भारत भी जो है इन तीनों के लिए, यानी हमारे लिए देखेंगे तो एक बहुत बड़े सहयोगी, और हमारा जो रिलेशन है, चाहे अमेरिका से बात की जाए, इजराइल से बात की जाए और इवन कि ईरान से भी बात की जाए, तो हमारा जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है, कोर्डियल है। लेकिन अब इस तरीके की यदि अमेरिका क्या करता है, जो कि पहले से ही करता हुआ आ रहा है, ईरान पे बहुत कड़े प्रतिबंध लगाता है। और साथ ही इस तरीके के प्रतिबंध को जब वो झेल रहा होता है और युद्ध चल रही होती है, तो हमारे पास क्या होता है कि संसाधन बड़े सीमित हो जाते हैं और संसाधन की निर्भरता जो है वो कम होती जाती है। कुछ ही जगहों से हम उस सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होते हैं। तो अब इस समय पे सारे कंट्री के लिए, यानी भारत के लिए ही नहीं, पूरे अमेरिका की भी बात की जाए, बाकी सारे कंट्रीज की भी बात की जाए, तो एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। और इसको पूरा करने के लिए हर कोई इस वॉर में लग जाता है और बाकी सारी कंपोनेंट्स की भी जो खरीदने की कोशिश करने लगते हैं। और अभी के समय में देखो, जिस तरीके से खाड़ी देश पे हमला हो रहा है या
ईरान खाड़ी देशों पे अमेरिका के बेस को लेके ही हमला कर रहा हो, लेकिन उसमें नुकसान क्या हो रहा है, जितने सारे ऑयल रिजर्व हैं उसी पे हो रहा है, और जितने सारे ऑयल के रिजर्व है वो एक तरीके से फॉसिल फ्यूल है, और यदि इस तरीके का सिनारियो क्रिएट होता है तो उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है अभी के समय में। अब इससे बचने के लिए हम यदि रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ बढ़ेंगे तो वो हमें बेहतर एनर्जी सिक्योरिटी दे सकता है, और इसको हर कंट्री समझती है। और इसी के को देखते हुए अमेरिका और भारत जैसे देश जो है इस एनर्जी सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे कंपोनेंट का आयात करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा परचेज करना चाहते हैं। और इसमें क्या है कि रॉ मटेरियल की खरीद में दोनों देश यानी अमेरिका भी लगा हुआ है, भारत भी लगा हुआ है। और जब आप समझ रहे हो कि रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगा तो उसके भी रेट में फ्लक्चुएशन आपको दिखता है और रेट बढ़ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना क्वेश्चन मार्क है। और जिस तरीके से बाकी सारी कंट्री की भी बात करें, वो एनर्जी सिक्योरिटी को अपना मेन एजेंडा बना के लोगों के लाइफ को किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो वहां पे इस तरीके का जो खरीदने की हो रहा है ना वो भी रेट को बढ़ा देता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें आप देखो, संकट जरूर है लेकिन इसमें एक अवसर भी है, और वो है आत्मनिर्भरता की। जी हाँ, जो हमारा जैसे कोविड के समय में हुआ था, और कोविड के समय में हम बहुत ही ज़्यादा निखर के आ गए थे, और इसमें हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी बड़ी सुदृढ़ हुई थी। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने जो काफ़ी सारे नियम कानून तो पहले से लाए हुए हैं, जैसे कि सोलर पैनल में बात की जाए, अभी आप पहले से सुन रहे होंगे कि पीएलआई का स्कीम लाया हुआ था, जिसमें 19,500 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया था। और इसमें पीएलआई में आप जो भी सोलर पैनल सिस्टम का इंड टू इंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाते हो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हो तो आप इस फंड का उपयोग कर सकते हो और भारत को एक आत्मनिर्भर बनाने में मदद भी कर सकते हो। सेकेंड जो है एएलएम मैम वाली जो सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे आ जाती है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो रूल्स है ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा सोलर पैनल कंप्लीटली भारत में बने। तो इस तरीके से ये भी रूल्स डायरेक्टली इम्पोज्ड है। इसके अलावा बात करें डीसीआर का रूल्स, डीसीआर आपको पता है जितने सारे पीएम सूर्यघर में सोलर पैनल सिस्टम लग रहा है उसमें आपको डीसीआर सोलर पैनल ही लगाना बिल्कुल 100% आपको लगाना पड़ेगा, और नहीं लगाओगे तो आपके सोलर पैनल पे जो सब्सिडी आनी है वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे डीसीआर, एएलएमएम और पीएलआई स्कीम ये इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए दिया, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस तरीके का प्रोविजन रखा है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अब ये हमारे को आत्मनिर्भर रिन्यूएबल एनर्जी में बना सकता है यदि ज़्यादा से ज़्यादा हम असेंबली पर ना ध्यान देके मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेंगे। और इवन कि अब तो एक स्टेप और भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, जितने सारे सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसको मैं भी करबद्ध करके प्रार्थना करता हूं भाई कि आप सोलर पैनल बनाने के ही बारे में मत सोचो, आपको एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम भी अच्छी से खड़ी करनी चाहिए। और ये आपको क्या फायदा देने वाला है, तो ये आपको ऐसी फायदा देंगे जो आपका बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यदि टीम बना ली तो। अब देखो सोलर पैनल में अभी 23.5% के एफिशिएंसी पे हैं, एचजेटी पैनल की भी बात करें और अभी इसमें बहुत ही ज्यादा स्कोप है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। हमें लगभग 50% के एफिशिएंसी पे पहुंचना है। तो यहाँ पे आपका यदि R&D की टीम रहेगी जो अच्छे अच्छे सोलर सेल क्रिएट कर पाएंगे तो वो आपको सोलर पैनल में इफिशियंसी ज्यादा से ज्यादा बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको R&D पे फोकस होके काम करना है और इस पे जो है ना ज्यादा से ज्यादा आप नेक्स्ट लेवल की चीजें कर सकते हो और भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हो। अब देखो निष्कर्ष क्या होता है इसका, निष्कर्ष ये है कि चाहे देखो सोलर पैनल के इतने सारे फैक्टर्स हैं जो इसके रेट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मैंने गिना दिया, रूट्स गिना दिया, लेकिन एक बार जब सोलर पैनल आपके छत पे लग जाता है ना तो वो
सालों साल आपको सोलर पैनल बिजली बना के देने वाला है। और अभी के हिसाब से देखा जाए, अभी जिस हिसाब से पैनिक क्रिएट किया जा रहा है मार्केट में, तो अभी उतना ज़्यादा रेट में फ्लक्चुएशन नहीं है और सोलर पैनल भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। तो उसको यूज करके आप जल्दी से जल्दी सोलर पैनल लगा सकते हो। और सोलर पैनल एक बार जब लग गया तो ऐसे युद्ध चलते रहेंगे, आपका बिजली फ्री में बनता रहेगा। तो आपको कोई इधर उधर की बारे में बातें नहीं सोचनी है और अपना सोलर पैनल सिस्टम का डिसीजन जो है जल्दी से जल्दी बना लेना है। अब देखो, इतने सारे मल्टीपल मैंने फैक्टर्स आपको काउंट करवा दिया। आपको क्या लगता है कि 2030 में जो हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का, क्या हम इसको रूफटॉप में अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा? मुझे लगा कि इस तरीके का जब ग्लोबल इवेंट चल रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी ऐसी वीडियोज भी आ रही है जो कि बता रही कि वर्ल्ड वॉर 3 अब स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट हमारे सोलर इंडस्ट्री पे होने वाला है, मुझे लगता है कि उस पर डिटेल वीडियो मैंने आपको दिया, डिटेल प्रोस्पेक्ट आपको दिया है। कैसा लगा ये वीडियो और किस तरीके से आप आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाएंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद। भारत सोलर यात्रा सूरज के साथ चले, पुरुषोत्तम पांडे अब ना रुके ना थके। 25,000 की दूरी पहियों में रफ्तार, ग्रीन एनर्जी से चमकेगा अब अपना संसार। आंखों में तेज है, दिल में है अरमान, सोलर इंडिया ही है अब अपनी पहचान। भारत सोलर यात्रा सूरज के साथ चले, पुरुषोत्तम पांडे अब ना रुके ना थके।